नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का यूपी चुनाव में बड़ा ऐलान। कहा, पंचायती चुनाव में सीएम योगी ने की है धांधली, विधानसभा चुनाव में 350 सीटें जीत कर देंगे इसका जवाब। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र के झूठ का पर्दाफाश, ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, 213 करोड़ से 135 करोड़ रह गए टीके। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सरकार की घेराबंदी, तेल की बढ़ती कीमतों को कांग्रेस बनाएगी चुनावी मुद्दा, प्रियंका गांधी के तीखे तेवर। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अखिलेश बोले, पंचायत चुनावों में सीएम योगी ने की धांधली, विधानसभा चुनाव में 350 सीट जीत कर देंगे जवाब। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में सपा 350 सीट जीतेगी। अखिलेश ने यहां एक बयान में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता के दंभ में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में धांधली करने में हद कर दी है। उनके अलोकतांत्रिक आचरण से संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। सपा अध्यक्ष ने कहा, जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में अपनी हार को जबरन छलकपट से जीत में बदलकर मुख्यमंत्री योगी और बीजेपी फौरी तौर पर भले ही अपनी वाहवाही कर ले, मगर अगले साल के शुरू में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। सपा आगामी चुनाव में विधानसभा की 350 सीट जीत कर आएगी और बीजेपी चंद सीटों पर सिमटकर विपक्ष में बैठने को मजबूर होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में जगह जगह बीजेपी नेताओं ने प्रशासन के सहयोग से जनादेश का अपहरण करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों और प्रस्तावकों को बलपूर्वक नामांकन करने से रोका। सपा अध्यक्ष ने कहा कि दुख इस बात का है कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने वालों पर अधिकारी अंकुश लगाने के बजाय मूकदर्शक बने रहे। निर्वाचन आयोग भी असहाय बना रहा और राजभवन ने भी मौन धारण कर रखा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जनता की अदालत की तिरस्कृत बीजेपी ने बलरामपुर में जबरन अपनी जीत दर्ज कराने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नजरबंद कर नामांकन पत्र छीन लिया और लोकतंत्र का गला घोटते हुए ललितपुर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन नहीं करने दिया गया। यादव ने गोरखपुर, झांसी, बस्ती, गाजियाबाद और बरेली समेत कई जिलों में बीजेपी नेताओं की ओर से प्रशासन की मदद से सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को नामांकन करने के जबरन रोकने और जानबूझकर पर्चा खारिज कराने के आरोप भी लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के झूठ का पर्दाफाश, ओवैसी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, 213 करोड़ से 135 करोड़ रह गए टीके। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने टीकाकरण नीति को लेकर रविवार को केंद्र को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर कोरोना टीकाकरण के बारे में लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र के झूठ का पर्दाफाश हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह अगस्त 2021 तक 135 करोड़ वैक्सीन डोज की व्यवस्था करेगी, जिसके मद्देनजर ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार देश को गलत जानकारी दे रही है। सरकार द्वारा दिए गए बयान झूठे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार की घेराबंदी, तेल की बढ़ती कीमतों को कांग्रेस बनाएगी चुनावी मुद्दा, प्रियंका के तीखे तेवर। जी हां दोस्तों, लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कांग्रेस ने अब सरकार को घेरना शुरू किया है। कांग्रेस की योजना है कि 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों में तेल की बेतहाशा कीमतों पर केंद्र सरकार को घेरा जाए, इसकी पूरी भूमिका बनने लगी है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कई बिंदुओं पर केंद्र सरकार से सवाल किए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की कमर तोड़ रही है, इसलिए इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर सवाल तो पूछना ही चाहिए। आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार न सिर्फ कोरोना बल्कि देश में बढ़ती हुई महंगाई और खास तौर पर डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाने में फेल रही है। बीते कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमतें निश्चित तौर पर लोगों को परेशान कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। कई राज्यों में तो पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगा बिक रहा है। कांग्रेस ने बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल की कीमतों का विरोध करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से तैयारियां की है। खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव होना है और भाजपा शासित सरकारें हैं, वहां पर इसके विरोध करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सूचित किया जा चुका है। सभी राज्यों के प्रदेश कार्यकारिणी ने जिला, तहसील, ब्लॉक और छोटे शहरों से लेकर गांव स्तर तक पर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पेट्रोल और डीजल के विरोध के लिए न सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि जहां पर आवश्यक हो वहां पर सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए विरोध करने के लिए कहा गया है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पवन बंसल कहते हैं कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई डीजल और पेट्रोल की कीमतों को रोकने में नाकाम रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरी भूमि की खबर पर राहुल गांधी का ट्वीट, देश को उनसे सच्चाई की थी उम्मीद, जो नहीं जानते सच
क्या है। जी हां दोस्तों, वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, देश को उनसे सच्चाई की थी उम्मीद जो नहीं जानते सच क्या है। ट्वीट के साथ उन्होंने दैनिक अखबार हरिभूमि की एक खबर की कटिंग शेयर की है, जिसका हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में केंद्र सरकार ने लिया यू टर्न, अब मिलेंगे 135 करोड़ टीके। मई में था 216 करोड़ वैक्सीन का वादा। इसके पहले पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया रहा कि पीएम मोदी को वैक्सीन की किल्लत तो खत्म करनी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो संबोधन मन की बात के प्रसारण के बाद यह बात कही, जिसमें पीएम ने टीके को लेकर हिचकिचाहट खत्म करने की बात कही है। कांग्रेस नेता ने मन की बात हैशटैग इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया, काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने गवर्नर पर लगाया बड़ा आरोप, कहा जगदीप धनखड़ भ्रष्ट व्यक्ति। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ एक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। उनका नाम 1996 के हवाला जैन मामले की चार्जशीट में था। मैंने उन्हें हटाने के लिए 3 बार लेटर भी लिखे। ममता के आरोपों पर कुछ ही देर बाद राज्यपाल धनखड़ ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे सनसनी फैलाने के लिए गलत जानकारी देंगी। किसी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, ऐसी कोई दस्तावेज नहीं है, यह गलत सूचना है। मैंने हवाला चार्जशीट में किसी कोर्ट से स्टे नहीं लिया है, क्योंकि ऐसी कोई चार्जशीट थी ही नहीं। राज्यपाल ने कहा कि सभी आरोप झूठे और गलत हैं। जैन हवाला केस में कोई दोषी नहीं है। उन्होंने महामारी के समय अपनों को रेवड़ी बांटी है। मैं ममता बनर्जी को छोटी बहन मानता हूं। उन्होंने जो कहा वह सच से परे है। यशवंत जी हवाला केस में चार्जशीट में थे, इसलिए ममता बनर्जी को उनसे चर्चा करनी चाहिए। क्या उन्हें जनादेश इन बातों के लिए मिला है कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जाए? इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी असेंबली इलेक्शन 2022। यूपी में प्रियंका गांधी ही कांग्रेस की कप्तान, हम बीजेपी के मुख्य प्रतिद्वंदी बनेंगे, सलमान खुर्शीद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में कांग्रेस का चेहरा प्रियंका गांधी ही होंगी। यूपी कांग्रेस की कप्तान प्रियंका गांधी ही हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी यह तय करेंगी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह मतदाताओं के बीच खुद को कैसे पेश करेंगी, लेकिन यह जरूर है कि वह एक बेहतरीन चेहरा है और राज्य में पार्टी की कप्तान है। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ही भाजपा के खिलाफ मुख्य प्रतिद्वंदी की भूमिका में होंगी। सलमान खुर्शीद ने दिए साक्षात्कार में कहा कि कांग्रेस गठबंधनों के लिए इंतजार नहीं करती रहेगी, बल्कि पूरी ताकत के साथ वह चुनाव लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए प्रियंका गांधी ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प हैं, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, जब तक वह हमें कोई संकेत नहीं देती तब तक मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन वह एक अद्भुत बेहतरीन चेहरा है। उन्होंने कहा, आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ की तस्वीर रखिए और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की तस्वीर रखिए, आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी राज्यों में घमासान बीजेपी के लिए बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्षी दलों की तुलना में चुनावी राज्य में कलह असंतोष एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेता इन राज्यों में पार्टी इकाइयों के भीतर मतभेदों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि स्थानीय यूनिट खासकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में इस अंदरूनी कलह असंतोष को जल्द से जल्द दूर करने की जरूरत है, क्योंकि यह पार्टी की चुनावी संभावनाओं तैयारियों को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में अगले साल के चुनाव 2024 में अगले आम चुनावों के लिए गति निर्धारित करेंगे। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन 2024 के पुनर्मिलन के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी को राज्य विधान से पहले एक ही पृष्ठ पर लाया जाएगा। पार्टी चिंतित है, सभी स्थानीय इकाइयों में अंदरूनी कलह या मतभेदों को दूर करने के लिए उपाय कर रही है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व आरएसएस ने पहले ही हस्तक्षेप किया है, उत्तर प्रदेश में मतभेदों को सुलझाने की कोशिश की है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, 22 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले कृष्ण गोपाल की उपस्थिति में मतभेदों को सुलझाने के लिए मुलाकात की। गोवा में पिछले महीने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को अपने मतभेदों को अलग रखने, राज्य में कोविड को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया था। एक अन्य नेता ने कहा कि स्थानीय मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए ताकि सभी को एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के
के बजाय विपक्षी दलों से लड़ने के लिए एकजुट प्रयास करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पहले बहाल किया जाए जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा, फिर हो चुनाव, बोले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मुख्यधारा के सियासी दलों की चुनावों से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को खारिज नहीं करेगा और पूर्ववर्ती राज्य का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किसी को स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुरुवार को बैठक के लिए बुलाए गए जम्मू कश्मीर से 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे आजाद ने कहा कि संवाद की प्रक्रिया सिर्फ एक शुरुआत है और पूर्ववर्ती राज्य में विश्वास और भरोसा कायम करने की जिम्मेदारी अब केंद्र की है। पूर्व मुख्यमंत्री आजाद ने कहा, वहां एक बात थी कि सभी को खुलकर बोलने को कहा गया। मुझे लगता है कि सभी नेताओं ने बेहद खुलेपन से अपनी बात रखी और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को लेकर कोई गलत मंशा नहीं थी। आजाद ने कहा कि उन्होंने बैठक में यह स्पष्ट किया कि जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा स्वीकार्य नहीं है, जिसका वहां मौजूद सभी राजनेताओं ने समर्थन किया। आजाद के अलावा 3 और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इस बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। आजाद ने कहा, इसलिए हमने अपनी बात स्पष्ट कर दी। हम चाहते थे कि पहले राज्य का दर्जा बहाल किया जाए और उसके बाद चुनाव होने चाहिए। स्वाभाविक रूप से उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन सभी राजनीतिक दलों का संयुक्त रखा था कि पहले राज्य का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए और फिर उसके बाद चुनाव होने चाहिए। यह पूछे जाने पर कि केंद्र द्वारा पहले राज्य का दर्जा देने की मांग पर सहमत होने की कितनी गुंजाइश है, राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद ने कहा कि वह आशावादी हैं। कम से कम उन्होंने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि चीजें अब बदल गई हैं। प्रधानमंत्री ने जितना समय दिया, उन्होंने बीती बातों को भूल जाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बैठक ने चिंताओं और मुद्दों को समझने का महत्वपूर्ण अवसर दिया। प्रधानमंत्री के साथ इन नेताओं की बैठक करीब 3.5 घंटे चली। आजाद ने कहा, मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बोले कि बीती बातों को भूल जाइए और हमें शांति लानी है तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच विश्वास के नए पुल बनाने हैं, वह महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि वह चाहेंगे कि राजनीति वहां मौजूद राजनीतिक दलों द्वारा की जाए और वह सहयोग करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कुछ ऐसा करेंगे जो उन्हें स्वीकार्य होने के विरोधाभास। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी इलेक्शन 2022, 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी ओवैसी की AIM-IM, राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि वे उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस चुनाव में उनकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे के साथ चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएगी। ओवैसी ने कहा, हमने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। पार्टी ने चुनावी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव में उतरेंगे। बीते 20 जून को भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सहयोगी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मंत्री राजभर ने PTI भाषा से बातचीत में कहा था, मेरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ एक सशक्त मोर्चा बनाने के लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल व उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ जाएं। राजभर ने कहा था कि इस सिलसिले में उनकी ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता संजय राउत व बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के एक राष्ट्रीय महासचिव हुई है। राजभर के मुताबिक राउत शीघ्र ही लखनऊ आ रहे हैं, जहां उनसे इस मामले पर निर्णायक बातचीत होगी। राजभर ने यह भी कहा कि उनकी 19 जून की शाम आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी व सांसद संजय सिंह से मुलाकात हुई है। राजभर ने दावा किया है कि आप नेता सिंह का रुख सकारात्मक रहा है तथा वह भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। उन्होंने बताया कि मोर्चा में शामिल होने पर अंतिम निर्णय आप प्रमुख केजरीवाल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी के संबोधन से पहले कांग्रेसी दिग्विजय ने कहा, बहुत हुई मन की बात, अब तो कर लो जन की बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले जारी रखे हैं। कभी कोरोना, कभी अर्थव्यवस्था, तो अब राम मंदिर और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम। दिग्विजय लगातार ट्वीट्स पर कविताएं शेयर कर पीएम मोदी से सवाल पूछने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। रविवार को ही उन्होंने इससे जुड़े 3 ट्वीट्स किए, जहां एक ट्वीट में उन्होंने पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसा, तो वहीं दूसरे में राम मंदिर जमीन विवाद को लेकर भाजपा को घेरा। एक और ट्वीट में उन्होंने कोरोना का मुद्दा उठाया और अंधभक्तों से लड़ने की बात कही। क्या बोले कांग्रेस नेता?
कांग्रेस नेता ने मन की बात कार्यक्रम पर पीएम मोदी को घेरते हुए लिखा, बहुत हो गई मन की बात, अब तो कर लो जन की बात। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट के नीचे इसके असली रचयिता का नाम भी दिया। इससे पहले किए गए एक ट्वीट में उन्होंने राम जन्मभूमि की जमीन लेन देन में हुई कथित गड़बड़ी का जिक्र करते हुए कहा, राम जी के नाम पर लूट है, लूट से लूट, पिछले फिर पछताएगा जब अवसर जाएगा छूट। उधर रविवार सुबह के अपने पहले ट्वीट में उन्होंने पुराने ट्वीट को पोस्ट किया जिसमें लिखा था, सुई से लेकर परमाणु बम बनाने वाली पार्टी देशद्रोही है और रेलवे स्टेशन से लेकर किसानों के गोदाम तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त। वाह मोदी भक्तों वाह। इसी पर रिप्लाई में उन्होंने आज लिखा, मास्क लगाएं परंतु अपने आंख और कान खुले रखें, क्योंकि देश बचाने के लिए आपको सिर्फ कोरोना से ही नहीं बीजेपी और अंधभक्तों से भी लड़ना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कोरोना से 50 लाख मौतें, इस्तीफा दे सीएम योगी, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि 50 लाख लोगों की जान ले चुके कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश सरकार विफल रही है। नतीजतन मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल शनिवार को चंद्रशेखर आजाद पुणे के दौरे पर आए थे। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े वर्गों के वोट पाकर उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल की, लेकिन उच्च वर्ग के मुख्यमंत्री को वहां बिठाया। कोरोना की संख्या बढ़ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य व्यवस्था पर काम नहीं कर रहे हैं। उनका ध्यान बिहार, असम, बंगाल, केरल में चुनावों पर ध्यान केंद्रित था। चंद्रशेखर ने कहा कि इस बीच 50 लाख मरीजों की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इन आंकड़ों को सरकार ने छुपाया है, इसलिए सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यह मौत नहीं बल्कि नागरिकों की हत्या है। लाशें गंगा में बहती नजर आई। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी के आंदोलन पर भीम आर्मी के संस्थापक ने कहा कि ये बीजेपी के लोग हैं जो पूरे देश में आरक्षण लूट रहे हैं और महाराष्ट्र में दोहरे मापदंड पर मार्च कर रहे हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी से SC, ST, ओबीसी लोगों को सावधान रहना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन लंबा चलेगा, 43 महीने तक डटे रहेंगे किसान। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के पिछले साल 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर एक बार फिर किसान संगठन सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। दिल्ली, यूपी, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं। किसानों के आज के विरोध को लेकर NDTV ने किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। राकेश टिकैत ने स्पष्ट कर दिया है कि किसान सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभी लंबा चलेगा, 43 महीने तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। ये सरकार 3 साल में ठीक होगी। टिकैत से जब पूछा गया कि आंदोलन में सिर्फ पंजाब, हरियाणा व पश्चिम उत्तर प्रदेश के ही किसान हिस्सा ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा पूरे देश का किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ है। सरकार किसानों की जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहती है। किसान सरकार के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के भी किसान सरकार की नीतियों से परेशान है। बिहार में मंडियां खत्म कर दी गई, फसल का उचित दाम किसानों को नहीं मिल पा रहा है। 10-10 एकड़ जमीन वाले किसान मजदूरी करने को मजबूर है। सरकार जनता से है, किसान परमानेंट रहेगा, सरकार परमानेंट नहीं रहेगी। अभी कानून वापसी का नारा लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं, सत्ता वापसी का नारा लगा दें। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था, यूपी विधानसभा चुनाव में हम योगी सरकार का विरोध करेंगे। जैसे ही ये राजनीतिक रैलियां शुरू करेंगे, हम भी इनके खिलाफ पंचायतें करने लगेंगे। टिकैत ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, पर किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी का विरोध करूंगा। हिंदू या मुसलमान नहीं, किसानों के मुद्दे पर चुनाव होगा। गेहूं की खरीद नहीं बढ़ी, गन्ना का रेट नहीं बढ़ा और न ही भुगतान हुआ है। गाँव के लोग कोरोना से मरे हैं। बता दें कि किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में राजभवन मार्च का ऐलान किया है। इस दौरान किसान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सभी राज्यपालों, उपराज्यपालों को सौंपेंगे। किसान मोर्चा ने इस विरोध मार्च के नाम खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस रखा है। यह विरोध मार्च देश में आपातकाल लागू होने की 46वीं बरसी के एक दिन बाद आयोजित किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की उपलब्धता पर केंद्र का यू टर्न। मई में किया था 216 करोड़ डोज का वादा, अब कहा 135 करोड़ ही मिलेंगी। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के बीच कोरोना वैक्सीन पर केंद्र सरकार ने अचानक से यू टर्न ले लिया है। मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लत सामने आई थी, तब सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश को 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिल जाएंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि दिसंबर तक उसे सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। यानी महीने भर में ही केंद्र ने इस साल तक मिलने वाले वैक्सीन डोज में 81 करोड़ की कमी कर
दी है। 13 मई को केंद्र सरकार ने बताया था कि उसे अगस्त से दिसंबर के बीच 8 वैक्सीन की 216 करोड़ से ज्यादा डोज मिलने की उम्मीद है, जिससे देश की पूरी आबादी को इस साल के आखिरी तक वैक्सीनेट किया जा सकेगा। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि अगस्त से दिसंबर के बीच 135 करोड़ डोज ही मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं, केंद्र ने पहले कहा था कि देश में 8 वैक्सीन उपलब्ध होंगी, लेकिन अब सरकार ने 5 वैक्सीन की ही बात कही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने कहा, कृषि कानून विरोधी खत्म करे प्रदर्शन, सरकार वार्ता दोबारा शुरू करने को तैयार। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के 8वें महीने में प्रवेश करने के साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदर्शनकारियों से शनिवार को अपील की वे अपना विरोध प्रदर्शन खत्म कर दे। सरकार तीनों नए कानूनों के प्राविधानों पर फिर वार्ता शुरू करने के लिए तैयार है। सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच अभी तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। गतिरोध तोड़ने और विरोध प्रदर्शन खत्म करने के लिए अंतिम दौर की वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई व्यापक हिंसा के बाद से वार्ता नहीं हुई है। तोमर ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि कृषि कानून विरोधियों को अपना प्रदर्शन खत्म कर देना चाहिए। देश भर में कई इन नए कृषि कानूनों के समर्थन में हैं। अभी भी कुछ को कानूनों के प्राविधानों से कोई समस्या है तो भारत सरकार उनकी बात सुनने और उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विरोध कर रहे संगठनों के साथ 11 दौर की बातचीत की है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है और अधिक मात्रा में खरीद MSP पर की जा रही है। याद दिला दें कि 22 जनवरी को 41 प्रदर्शनकारी समूह के साथ हुई आखिरी दौर की वार्ता में सरकार ने नए कृषि कानूनों को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसे ठुकरा दिया था। बता दें कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह जरूरत के अनुसार इसमें सुधार करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार ने कई बार संकेत दिए हैं कि किसान संगठनों को सिर्फ इन कानूनों को रद्द करने से इतर कानूनी बिंदुओं पर बात करनी चाहिए, तभी बात आगे बढ़ सकती है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।